सो हेलो एवरीवन। आज का हमारा ये जो सेशन है ये थर्ड रिवीजन प्लस एड ऑन ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन रहने वाला है एंड इसमें कुछ सिलेक्टेड 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा है। सो लेट्स बिगिन। मैं आज आपको बता देती हूँ पॉइंट्स जो कवर करने वाले हैं। हम एक आर्टिकल्स हैं एमपी एंड एमएलए जो होते हैं हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडिया के स्टेट्स क्या कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज़ क्या है, इनकी कंट्रीज़ क्या क्या हैं, और हमारे जो कमीशंस हैं, मतलब हमारे जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कमीशंस हैं, कौन सा कमीशन किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, किसके राइट्स की बात कर रहा है, किसके पॉलिटिकल इलेक्टोरल राइट्स की बात कर रहा है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके। एंड इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हम थोड़ा रिवीजन करेंगे एंड लास्ट में एक और सेशन है क्वेश्चन आंसर सेशन। सो लेट्स बिगिन। सो ये है हमारे इंडिया का मैप। सो एवरीवन, हम सबसे मैं थोड़ा बता देती हूँ डायरेक्शन वाइज। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये पोर्शन नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो लद्दाख हमारे सबसे नॉर्थ में आता है, इसकी कैपिटल है लेह। अब ये कितने स्टेट से बाउंड्री टच करता है? ये हमारे JNK से करता है, हिमाचल प्रदेश से करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैं आपको एक क्लियर मैप शो कर देती हूँ। आप इनके टोटल स्टेट्स जो हैं इनकी सबकी आपको इनकी कैपिटल्स आपको अच्छे से लर्न करनी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एवरीवन। एंड ठीक है। और कौन सा स्टेट कितने अनदर स्टेट से बाउंड्री टच कर रहा है आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कितनी फॉरेन कंट्रीज़ लाइक अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, चाइना, तिब्बत, इन सभी से टच कर रहा है वो भी देखना। एंड मुझे ये जानना है कि आप इसी मैप को देखना और इसमें आप ये देखना कि हमारा जो पाल्क स्टेट है वो हमारे इंडिया के कौन से स्टेट और कौन सी फॉरेन कंट्री के बीच में है। वैसे तो मैप में आपको दिख ही रहा है, मैं आपको थोड़ा मार्क कर देती हूँ। ठीक है। ये वाला पोर्शन है हमारा, है ना। तो अब आप इसको देखना प्रॉपर्ली और मुझे आप बताना। ठीक है। वैसे एक और क्वेश्चन है मेरा, जो तमिलनाडु है इसकी कैपिटल है हमारी चेन्नई, लेकिन जब मतलब अर्लियर जब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे तो उनके टाइम पे चेन्नई को किस नाम से जानते थे? तो मैं ही बता देती हूँ, मद्रास। हम चेन्नई का अर्लीस्ट नेम था मद्रास। ठीक है। जो अभी हम चेन्नई जिसे बोलते हैं मद्रास, है ना, मद्रास। सो रिमाइंड दिस थिंग। अब थोड़ा हम शुरू करते हैं कमीशंस वगैरह से, है ना, कमीशन। सो एवरीवन, वैसे तो हमारे और भी कमीशन हैं, ठीक है, और भी कमीशंस हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ हमारा मंडल कमीशन बात करता है 27% रिजर्वेशन हम OBC को दें सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिले उसमें, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे जैसे IIT, IIM, ठीक है, IISCs, ये इन सभी टॉप इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है। सरकारी कमीशन बात कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट होती है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है एवरीवन वो होती है सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे, है ना। तो बस आप यही समझ लीजिए हमारी सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस को मेंटेन करने की बात करता है सरकारी कमीशन। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मंडल कमीशन 27% रिजर्वेशन किनको? OBCs को। ठीक है। सरकारी कमीशन सरकार 2 लेवल पे होती है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, तो उनके रिलेशंस की बात करता है। ठीक है। देन नानावती कमीशन हमारा, है ना। तो ये बात करता है नानावती कमीशन हमारा फॉर द सिग्निफिकेंट अकाउंटेबिलिटी इन कम्युनल वायलेंस एंड जस्टिस फॉर रिवॉर्ड्स विक्टिम। 1984 में गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी हमारी PM थी। ठीक है। गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी की। ठीक है। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम। यहाँ पे रिवॉर्ड्स हुए थे, वायलेंस हुए थे, तो उनको कैसे जस्टिस देना, ये नानावती कमीशन में बोला था। एंड दिनेश गोस्वामी कमेटी, है ना, दिनेश गोस्वामी कमेटी। सो नेक्स्ट है हमारा दिनेश गोस्वामी कमेटी। ये बात करता है हमारे इलेक्टोरल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में, कैसे हमें इलेक्शन में, कैसे पॉलिटिकल प्रोसेस में हमें सुधार लेके आना है, और इनके बारे में डिबेट हुई भी है पार्लियामेंट में हमारी। ठीक है। पार्लियामेंट में हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं? पार्लियामेंट के पार्ट में बता दूँ आपको। फर्स्ट में हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, पार्ट ऑफ नंबर 1। सेकंड लोकसभा, ठीक है, पार्लियामेंट के पार्ट बता दूं मैं आपको। एंड थर्ड है हमारा राज्यसभा। ठीक है। तो एवरीवन आपको ये याद रखना है, तीनों पार्ट है हमारी पार्लियामेंट के। ठीक है। सो कोई भी बिल आएगा लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, और थर्ड में प्रेसिडेंट की असेंट मिलते ही वो हमारा एक्ट बन जाता है। और एक्ट क्यों लाया जाता है? किसी भी टाइप की अमेंडमेंट करना हो या किसी अदर चीज़ के लिए, याद रखना। ओके। और दिनेश गोस्वामी कमेटी ही है जो हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करती है, जो कि हमारे 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एवरीवन, एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। एंड अब हम थोड़ा आर्टिकल देखते हैं। यहाँ इन आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं एवरीवन, इन आर्टिकल में पढ़ने वाले हैं कि प्रेसिडेंट की प्लेजर पे कौन कौन अपने ऑफिस को होल्ड करे होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसी से रिगार्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। सो एवरीवन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
और हमारे गवर्नर, ये इनके ऑफिस की अगर हम बात करें, गवर्नर आते हैं एज़ पर आर्टिकल 156 वाइल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 के पार्ट 4। तो इसमें इनके ऑफिस होल्ड करने की है कि प्रेसिडेंट्स आप इनको जब चाहे अपॉइंट कर सकते हो, इनको हटा सकते हैं, लेकिन कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 148 151 के अंडर बात करते हैं, इनका टेन्योर होता है 6 साल रहेंगे या 65 साल जब तक नहीं होंगे तब तक। सेम CEC जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन, वो भी प्रेसिडेंट की प्लेजर मैटर नहीं करती, क्योंकि इनका भी इनकी अपॉइंटमेंट और इनका जो टर्मिनेशन फ्रॉम द सर्विसेज है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे होता है, सेम वैसे ही प्रोसेस होगा एवरीवन। लेकिन एक और बता दूं मैं आपको, आर्टिकल 324 से लेके 329 हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बॉडी होती है, ये 3 मेंबर बॉडी होती है, 3 मेंबर की बॉडी होती है। एक CEC होते हैं मैन, और 2 इनके नीचे इलेक्शन कमिश्नर हमारे होते हैं। तो अभी आप मुझे कमेंट में बताइए करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारी इंडिया के कौन है, ठीक है। एंड एवरीवन वन मोर थिंग, 61st अमेंडमेंट जब हुआ था वो ये हुआ था, पहले हमारी वोट डालने की जो एज थी वो 21 हुआ करती थी, लेकिन फिर लगा कि इसको 21 से 18 ईयर कर देना चाहिए ताकि हम इजीली वोट दे पाएँ, ठीक है। सो ये 61st अमेंडमेंट से एज 21 से 18 की गई थी, तो आपको ये भी याद रखना है। एंड अब हम थोड़ा आर्टिकल देख लेते हैं एवरीवन। मैं आपको थोड़ा बता दूँ आज के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 43, 39A, 42, 43B, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ एवरीवन, फंडामेंटल राइट और DPSP में क्या डिफरेंस है, ओके एवरीवन। फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं एंड DPSP में डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल राइट अगर हमारे वायलेट होंगे, ये हमारे पार्ट 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 to 35, पार्ट 3 12 to 35। एंड DPSP हमारे जो हैं आर्टिकल 36 से शुरू होते हैं, ठीक है एवरीवन। अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो हम कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं एंड सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट इन केस ऑफ DPSP हम फंडामेंटल राइट की तरह हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इसीलिए इनको नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर बोला जाता है, ओके। कि यहाँ मेंशन है आर्टिकल 43 DPSP के अंडर आता है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। तो अब आप समझ गए होंगे मैंने क्यों बोला था, क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है, आप इनके वायलेशन पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके वायलेशन पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। अब आपको इसे 43A को इंसर्ट किया गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एवरीवन। मैंने आपको बताया था हमारी प्रीएम्बल में भी 3 वर्ड थे जो एड ऑन किए गए थे। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, हुआ तो अमेंडमेंट तो यही था सेम, लेकिन वो 3 न्यू वर्ड क्या थे, ठीक है, आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं। एंड आर्टिकल 39 बात करता है फ्री लीगल एड चाहिए, मतलब एड मतलब सहायता या मदद फॉर ऑल सिटीजन्स के लिए, स्पेशली जो पुअर सेक्शन वाले हैं, डिसएडवांटेज, जिनको कोई एडवांटेज कोई फ़ायदा नहीं है। 42nd बात करता है हमें ऐसे प्रोविजंस बनाने हैं ताकि हम जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन सेव कर पाएँ। मैटरनिटी रिलीफ ये विमेंस के लिए होती है एवरीवन, ये आपको चीज़ याद रखनी है, ये आर्टिकल 42 में आती है, ठीक है। जब हमारा आर्टिकल 43 ये बात करता है, ये इंसर्ट किया गया था, ये हमारी सीधी बात है कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। इसके लिए 97th अमेंडमेंट हुई थी, कब हुई थी, इन 2011 में हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। तो 43 भी बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 42 ह्यूमन एंड जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए वर्क के लिए, मैटरनिटी रिलीफ 42। 39A बात करता है कि हमें फ्री लीगली एड देनी, स्पेशली पुअर सेक्शन को और डिसएडवांटेज सेक्शन को। सो आई होप एवरीवन आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। एंड अगर आपको कोई डाउट है सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू।